मैं हूँ आपकी स्टोरी दीदी और आप देख रहे हैं स्टोरी अनबॉक्सिंग। हेलो दोस्तों, देश के वीर सपूत महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको राणा उदय सिंह के बनबीर से बचने और पन्ना धाय के त्याग की कहानी बताई और फिर उनके बाद महाराणा प्रताप के बचपन और विवाह का किस्सा भी मैं आपको बता चुकी हूँ। मैं आपको बता चुकी हूँ कि महाराणा प्रताप सिंह और उनके छोटे सौतेले भाई शक्ति सिंह साथ साथ पले और बड़े हुए थे। अब कहानी आगे सुनिए। राजपूतों की परंपरा रही है शिकार खेलना। इस वृत्ति को अचूक निशानेबाजी के अभ्यास के रूप में देखा जाता है। राजधानियों के पास पहाड़ों और वनों में आखेट के लिए राजकुमारों को जाने का शौक होने लगा। उस दिन राणा प्रताप आखेट के लिए निकले थे। जंगली सुअर के पीछे दौड़ते दौड़ते बहुत दूर निकल गए। इसी बीच एक बाघ आ निकला। राणा प्रताप ने अपना घोड़ा बाघ के पीछे लगा दिया। राणा प्रताप ने भाला फेंका। तभी एक तीर तेजी से आया जो बाघ की पूंछ के पास से गुजर गया। भाला बाघ की गर्दन में धंस गया। बाघ वहीं धराशायी हो गया। प्रताप ने निगाह दौड़ाई कि तीर किसने मारा। तभी शक्ति सिंह वहां पहुंच गए। वो बोले, भैया ये मेरा शिकार है, मैं बहुत दूर से इसके पीछे चला आ रहा हूँ। राणा प्रताप बोले, परंतु बाघ मेरे भाले से मरा है, तुम्हारा तीर तो पूंछ के पास से निकल गया। राजपूत का निशाना तो अचूक होता है। बात सहज भाव से कही गई थी। हो सकता है शक्ति सिंह भी इसे सहज भाव से लेते तो राणा प्रताप बाघ को भी शक्ति सिंह को सहर्ष दे देते। परंतु शक्ति सिंह ने कहा, तो क्या मेरे राजपूत होने पर भी संदेह है? मैं भी उसी पिता का पुत्र हूँ जिसके पुत्र तुम हो। मेरे राजपूत होने पर शक है तो आज मेरी तलवार की धार पर रख लो। राणा प्रताप बोले, इतना घमंड है तो निकालो तलवार। शक्ति सिंह ने इतनी देर में तलवार से वार कर दिया। राणा प्रताप और शक्ति सिंह आपस में भिड़ गए और वार पर वार होने लगे। वन में तलवार से युद्ध की खटाखट की आवाज गूंज उठी। तभी एक ओर से आवाज आई, भाई ठहरो, ये गलती मत करो, तुम दोनों देश के रत्न हो, एक ही कुल के भूषण हो, तुम्हें देश के शत्रुओं से लड़ना है। कहते हुए राजपुरोहित एक ओर से आगे आ गए। दोनों एक क्षण को रुके, परंतु एक क्षण रुककर फिर से तलवारें चलने लगी। राजपुरोहित रुक जाओ कहते हुए आगे बढ़े और दोनों के बीच में पहुंच गए। तलवारें अचानक रुक गईं, परंतु राजपुरोहित जी के दोनों कंधे घायल हो चुके थे। भारी रक्त प्रवाहित हो रहा था। राणा प्रताप बोले, काका ये आपने क्या किया? एकदम से बीच में आपको नहीं आना चाहिए था। पुरोहित भूमि पर गिर चुके थे। उन्होंने कहा, अगर मैं बीच में न आया होता तो आप दोनों में से एक मर जाता। देश की रक्षा के लिए आपकी रक्षा आवश्यक थी। मुझे तो आज नहीं तो कल मरना ही था। शक्ति सिंह बोले, भैया इन्हें यहाँ से उठाकर ले चलें, इनको बचाना आवश्यक है। राणा प्रताप ने कहा, ठीक है, इन्हें उठाकर घोड़े पर लाद देते हैं। सही वक्त पर चिकित्सा हो गई तो जान बच सकती है। राजपुरोहित बोले, अब कुछ नहीं हो सकता बेटे, मेरे दोनों कंधे कट चुके हैं, खून लगातार बह रहा है। जब तक आप मुझे चिकित्सक तक लेकर जाओगे तब तक बहुत खून बह जाएगा। राणा प्रताप बोले, हम अपनी भूल स्वीकारते हैं। काका, भगवान शिव हमें अवश्य दंड देंगे, आप हमें मन से क्षमा करें। राजपुरोहित बोले, आप दोनों बच गए, मुझे इसी में संतोष है। विदेशी आक्रमणकारियों की क्रूर दृष्टि हमारी मातृभूमि पर है। ऐसे समय पर राजपुत्रों में से किसी की प्राण हानि देश के लिए आघात होती। मैं तो अब मुक्त हो रहा हूँ, लेकिन आप देश की रक्षा में कभी कोताही न करना। ये कहते कहते राजपुरोहित जी ने गहरी श्वास के साथ दम तोड़ दिया। शक्ति सिंह बोला, अब इन्हें उठाकर ले जाने का क्या लाभ? चित्तौड़ जाकर कुछ लोगों को भेज देना, इनके परिवार को सूचित कर देना, वे अंतिम संस्कार कर देंगे। राणा प्रताप बोले, इस भयानक अपराध के लिए तुम दोषी हो। एक साधारण सहज कही गई बात को इज्जत का सवाल बनाकर तुमने मेरा अपमान किया और पुरोहित काका की जान ले ली। अब जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। शक्ति सिंह अपने घोड़े पर चढ़ा और क्रोध में बिना कुछ कहे दक्षिण की ओर घोड़ा भगा ले गया। अब चलिए मैं आपको जौहर और साका के बारे में भी थोड़ा बता देती हूँ। मेवाड़ के चित्तौड़ दुर्ग में 2 बार जौहर हो चुका था। पहली बार तो महारानी पद्मावती को जौहर करना पड़ा था। राजा रतन सेन की धोखे से अलाउद्दीन खिलजी ने बंदी बनाया और मौत के घाट उतार दिया था। पद्मावती के सेनानायक और भाई भतीजे गोरा और बादल भी रण में बलिदान हो चुके थे। सारी राजपूती सेना शत्रु दल से मारी जा चुकी थी। तब रानी पद्मावती शत्रुओं के द्वारा स्पर्श किए जाने से पहले 14,000 महिलाओं के साथ सती हो गई थी। अलाउद्दीन को जलती चिताएं ही हाथ लगी थीं। दूसरी बार महाराणा सांगा की रानी कर्मवती ने चित्तौड़ में जौहर किया। जब बहादुर राणा की सेना से युद्ध हुआ, महारानी कर्मवती ने अपने दोनों पुत्रों विक्रमादित्य और उदय सिंह को बूंदी अपने मायके में भेज दिया था। जवाहर बाई अपनी नारी सेना के साथ युद्ध करते हुए बलिदान हो गई थी। सारे सामंत मारे जा चुके थे।
हुमायूं को राखी भेजकर सहायता के लिए बुलाया था। वो दिल्ली से चल भी पड़ा था, परंतु इस्लाम की आन देकर उसे मार्ग में रोक लिया गया। तब भी पूरे मेवाड़ की कुल 16,000 नारियों ने एक साथ चिताओं में प्रवेश करके जौहर किया था। महिलाओं को ये जौहर तब करना होता था जब चित्तौड़ के मर्द साका करके युद्ध में बलिदान हो जाया करते थे। पुरुषों के द्वारा आमरण युद्ध करने के व्रत को साका कहा जाता है तथा बची हुई जीवित नारियों के द्वारा एक साथ चिताओं में प्रवेश करने का नाम जौहर व्रत है। ज्यादातर साका के बाद ही जौहर व्रत होता है। इस बार कुछ उल्टा हुआ। वास्तव में आमेर के राजा मानसिंह ने अपनी बुआ का ढोला बादशाह अकबर को भेंट कर दिया। अकबर तो बहुत बड़ा छली था, वो बल से कम छल से ज्यादा काम लेता था। छोटे छोटे राज्यों के लोग ही राजा अकबर के दरबार में मनसबदारी पाकर खुद को सुरक्षित महसूस करते थे। जोधाबाई का विवाह अकबर से करके मानसिंह अकबर का चहेता बन गया था। बादशाह ने चालाकी से हिंदुओं को हिंदुओं से लड़वाया, किसी से दोस्ती गांठी तो किसी से रिश्तेदारी जोड़ी। महाराणा प्रताप के पास भी मानसिंह को भेजा। मानसिंह बातों के जाल में फंसाकर महाराणा प्रताप को अकबर से मिलवाने के लिए चित्तौड़ लाया था। महाराणा प्रताप ने मानसिंह को मान नहीं दिया। भोजन परोसा, लेकिन साथ साथ खाने से इनकार कर दिया। यो तो महाराणा प्रताप ने सिर की पीड़ा बताकर भोजन से इनकार किया था, परंतु मानसिंह ने इसे अपना अपमान माना। इसलिए महाराणा का सम्मान करने की जगह उसके मन में राणा प्रताप से बदला लेने की बुरी भावना ने घर कर लिया। शक्ति सिंह भी अपने मन में क्रोध तथा बदले की भावना लिए अकबर के दरबार में जा पहुंचा। अकबर को तो मानो वरदान मिल गया। शक्ति सिंह ने भी महाराणा प्रताप पर बहुत स्वाभिमानी और घमंडी होने का आरोप लगाया। ये भी बताया कि महाराणा के पास आर्थिक अभाव के कारण बहुत थोड़ी सी सेना है, भारी सेना और तोपों का सामना करने में वे सक्षम ही नहीं है। बादशाह अकबर की बाछें खिल गईं। उसने खुद चित्तौड़ पर आक्रमण करने का निश्चय किया। गुप्तचरों से अकबर की युद्ध की तैयारी की सूचना चित्तौड़ में भी पहुंच गई। सामंतों ने कहा, महाराणा उदय सिंह कुंभलगढ़ चले जाएं। हम सभी अकबर से युद्ध करेंगे। अपने जीते जी हम मुगल सेना को घुसने नहीं देंगे। महाराणा उदय सिंह को ये प्रस्ताव पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, ना मैं कायर हूं ना ही स्वार्थी, मैं अंतिम सांस तक लड़कर चित्तौड़ की रक्षा करूंगा। जयमल फिर बोले, महाराजा जी सिसोदिया वंश बचाना आवश्यक है। यदि माता पन्ना आपकी रक्षा के लिए अपने पुत्र का बलिदान न करती तो चित्तौड़ तो तभी समाप्त हो गया होता। अब भी आपके परिवार की सुरक्षा में ही मेवाड़ की सुरक्षा है। महाराणा बोले, परिवार को सुरक्षित स्थान पर भेज दीजिए, परंतु मुझे चित्तौड़ की रक्षा के कर्तव्य को निभाना है। प्राण रहते मैं युद्ध छोड़कर नहीं जा सकता। राजा पत्ता व जयमल ने कहा, ठीक कह रहे हो, आपको ऐसा ही कहना चाहिए, परंतु हमारा कर्तव्य क्या है? यह स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि भालों और तलवारों से तोपों का मुकाबला संभव नहीं है, इसलिए हम सबकी युद्ध क्षेत्र में मृत्यु अवश्यंभावी है। आप बचे रहे तो आशा की जा सकती है कि फिर कभी चित्तौड़ तथा पूरा मेवाड़ खड़ा हो सकता है। यदि आपका भी बलिदान हो गया तो सिसोदिया वंश का दीपक सदा के लिए बुझ जाएगा। राणा प्रताप किसी कीमत पर मानने को तैयार नहीं थे। तब राजा जयमल मेड़तिया ने कहा, प्रताप, युद्ध कला की शिक्षा तुम्हें मैंने दी है, मैं तुम्हारा गुरु हूँ। राणा प्रताप बोले, इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ और आपके समक्ष सदैव नतमस्तक हूँ। तब जयमल जी ने कहा, तो मैं आदेश देता हूँ कि महाराणा उदय सिंह को लेकर कोष एवं परिवार सहित तुरंत यहाँ से चले जाओ। पत्ता ने भी जयमल की बात का समर्थन किया। महाराणा उदय सिंह जी को साथ लेकर राणा प्रताप सुरक्षित स्थान के लिए रवाना हो गए। सुरक्षा का भार राजा जयमल राठौड़ और राजा पत्ता चूड़ावत पर आ गया। महाराणा उदय सिंह को आज पता चला कि महाराणा पद पाने की प्रताप में भरपूर योग्यता है। वो स्वदेश या मातृभूमि को दिल की गहराई से प्रेम करता है। त्याग और वीरता का बलिदानी स्वभाव प्रताप की विशेषता है, परंतु गुरुजनों के लिए भी प्रताप के मन में अपार श्रद्धा है। अपने विचार के विपरीत होते हुए भी गुरुजन के आदेश को स्वीकार कर सकता है। शक्ति सिंह के चले जाने पर उदय सिंह राणा प्रताप को दोषी मान रहे थे। जब गुप्तचरों से शक्ति सिंह के बादशाह अकबर से मिलने का समाचार प्राप्त हुआ तो उन्हें प्रताप और शक्ति सिंह के स्वभाव का अंतर समझ में आया। महाराणा उदय सिंह राजकोष और परिवार को लेकर सुरक्षित स्थान पर चले गए। सलाहकारों की बात मानकर ही भारी मन से उन्होंने ये निर्णय स्वीकार किया। राणा प्रताप को भी मन मारकर महाराणा की सुरक्षा के लिए साथ जाना पड़ा। गुरु जयमल मेड़तिया का आदेश वे टाल न सके। एक ही पिता के पुत्र होकर राणा प्रताप और शक्ति सिंह के स्वभाव में आकाश पाताल का अंतर था। एक मातृभूमि के लिए अपना जीवन बलिदान करने की तत्पर था, तो दूसरा दुश्मन से मिलकर अपने ही परिवार और राज्य पर आक्रमण करने जा रहा था। उसको अपने कुल के गौरव का, अपनी धरती के सम्मान का कतई ध्यान नहीं था। ऐसे ही नासमझ राजपुत्रों के कारण हमारा देश गुलाम हुआ। उन राजपुत्रों की दृष्टि धूमिल हो गई। उन्होंने राष्ट्र से सच्चा प्रेम नहीं किया, स्वदेश से स्वार्थ को अधिक माना।
अपने मान अपमान को राष्ट्र के सम्मान से अधिक समझा। पृथ्वीराज को मात देने के लिए जयचंद ही शत्रु से मिल गया था, जबकि उन दोनों की माताएं आपस में बहनें थीं। जबकि इन दोनों का तो पिता भी एक ही है। इनको संस्कार अपनी माताओं से प्राप्त हुए थे। सच तो यही है कि संतान के चरित्र निर्माण में माताओं का ही ज्यादा योगदान होता है। प्रताप की माता जयवंती ने अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहा। वो महाराणा से दूर एक निर्वासिता के समान अपने पुत्र को पालती रही। सौतन रानी सज्जी बाई के पुत्र शक्ति सिंह को भी रानी जयवंती बाई ने सहज प्रेम दिया। शक्ति सिंह को उसकी मां ने सदैव अधिक महत्व दिया, हर बात में बराबरी की मांग की, राजा पर अपना अधिकार जमाने का सदैव प्रयास किया। माँ यदि चाहे तो संतान को साधु बना सकती है और चाहे तो शैतान बना सकती है। माँ ही तो बताती है कि पिता कौन है, दादा कौन है और दादी और नानी का क्या अंतर है। शक्ति सिंह को उसकी माँ ने राणा प्रताप से उलझना सिखाया। वो चाहती तो माता सुमित्रा के समान अपने पुत्र को बड़े भाई का आज्ञाकारी तथा सेवक बनने की शिक्षा दे सकती थी। यदि एक माँ ही शिक्षा दे देती तो सारे देश का इतिहास बदल जाता। शक्ति सिंह भाई से अधिकार मांग लेता, परंतु दिल्ली के बादशाह अकबर की शरण में नहीं जाता। तीर कमान से निकल चुका था। शक्ति सिंह ने चित्तौड़ किले के सारे भेद अकबर के सामने उगल दिए थे। महाराणा उदय सिंह का बीमार होना और महाराणा प्रताप की सेना बहुत कम होना और तो और आर्थिक तंगी के हालात के सभी रहस्य अकबर के कानों में पहुंच गए थे। फिर भी अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण नहीं करता तो मूर्ख ही कहलाता। इसलिए उसने पूरी चतुराई से काम लिया। शक्ति सिंह को सेना में कोई बड़ा महत्वपूर्ण पद नहीं दिया। अकबर ने खुद ही सेना सहित चित्तौड़ को जा घेरा। पूरे 40 दिन वो प्रतीक्षा करता रहा कि किले के अंदर की खाद्य सामग्री जब समाप्त हो जाएगी तो राजा उदय सिंह खुद समझौता करने आ जाएगा। इतनी बड़ी सेना का मुकाबला करने की उसकी हिम्मत नहीं होगी। 40 दिन घेरा डाले रहने पर भी अकबर की मंशा पूरी नहीं हुई। महाराणा उदय सिंह के परम हितैषी केलवाड़ा के राजा पत्ता चूड़ावत और जयमल मेड़तिया जैसे सफल स्वामी भक्त एवं देशभक्त सलाहकार बैठे थे। उन्होंने महाराणा को परिवार सहित चित्तौड़ किले से गोगुंदा भेज दिया। खुद अपने प्राणों के तन छोड़ने तक लड़ने की तैयारी की। जो ही महाराणा सपरिवार चित्तौड़ से बाहर निकले तभी किले से भयानक आग की लपटें उठने लगी। 7,000 नारियों ने जौहर कर दिया। भयंकर आग की लपटें आकाश को छूने लगी। किले के बाहर खड़ी शाही सेना हैरान होकर देखती रह गई। अकबर भी खुद दुविधा में था। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। जौहर पहले भी हुए थे, लेकिन पुरुषों के बलिदान देने के पश्चात हुए थे। इस बार नारियों ने साका करने से पहले ही ये कदम उठा लिया। अकबर और उसकी सेना हैरानी से आंखें फाड़े देख रही थी कि तभी किले के भीतर से राजपूत सैनिकों की टोली घोड़ों पर सवार होकर निकली और शाही सेना पर टूट पड़ी। किसी की समझ में ही नहीं आ रहा था कि आक्रमण किस ओर से हुआ। मुगलों की सेना को वीर राजपूत काटते चले गए। केलवाड़ा के राजा पत्ता और मेड़तिया राजा जयमल धुआंधार वार पर वार कर रहे थे। जिस ओर निकल जाते थे उसी ओर हाहाकार मच जाता था। जयमल और पत्ता का जान हथेली पर रखकर भीषण युद्ध करना रानी पद्मावती के बचाव युद्ध में वीरों की जोड़ी गोरा और बादल की याद को ताजा कर रहा था। जिस दुश्मन सेना की ओर जयमल बढ़ जाता उधर ही भयंकर हाहाकार मच जाता। अकबर की सेना में भगदड़ मच जाती। लग रहा था मानो खुद काल ही दुश्मन दल लेकर शत्रु दल को काटता जा रहा था। इसी तरह पत्ता भी जिस ओर बढ़ता उसी ओर प्रलय मचा देता। उसकी तलवार की गति दिखाई ही नहीं पड़ती थी। लगता था कि मानो बादलों में बिजली चमक रही है। पल भर में इस ओर चमकती और अगले ही पल दूसरी दिशा में चमक जाती। जयमल मेड़तिया फिर अकबर की ओर बढ़ा। अकबर हाथी पर सवार था। जयमल का घोड़ा हाथी की ओर बढ़ा। दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए जयमल को अपनी ओर बढ़ता देख अकबर भय से कांप गया। उसने फुर्ती से तलवार रखी और बंदूक उठा ली। तब तक जयमल का घोड़ा बहुत नजदीक पहुंच चुका था। अकबर ने बिना पल भर की देर किए गोली चला दी। गोली जयमल के सीने पर लगी और वो हर हर महादेव कहता हुआ वहीं गिर गया। अकबर ने सब और नजर घुमाई। उसकी नजरें पत्ता को खोज रही थीं। जैसे ही उसने मार काट मचाते हुए पत्ता को देखा तो तुरंत बंदूक की नली पत्ता की ओर घुमा दी। जोरदार आवाज करती हुई गोली पत्ता का सीना भेदती हुई पार निकल गई। पत्ता की तलवार फिर भी मार काट करती रही। निढाल होकर भी पत्ता ने कई शत्रुओं का पत्ता काट दिया। 2 मिनट के बाद वो भी गिर गया। अकबर ने विजय का नगाड़ा बजा दिया। दोनों शूरवीरों के गिरते ही राजपूत सेना हताश हो गई। नेतृत्व के बिना सेना का संभलना कठिन ही होता है। अकबर की सेना अब चित्तौड़ किले में प्रवेश कर गई। अकबर के हाथ कुछ नहीं लगा। वो चाहता था महाराणा उदय सिंह को बंदी बनाना, उसे अपने दरबार में झुकाना और मेवाड़ की रानियों को अपने महलों में रखना। मेवाड़ के सामंतों की समझ में ये परिणाम पहले ही आ चुका था। इसीलिए रात को ही रानियों ने ही नहीं किले की 7,000 नारियों ने भी जौहर करके अपने प्राण त्याग दिए थे।
जवान राजपूतों ने सुबह साका करके प्राण त्याग दिए थे। बलिदान होने से पहले भयंकर युद्ध करके दुश्मन सेना को लोहे के चने चबवा दिए थे। फिर भी अकबर की सेना चित्तौड़ में घुसी और बूढ़े, बीमार और बच्चों को मौत के घाट उतारकर अपनी क्रूरता एवं निर्दयता की तृप्ति की। अत्याचारी अकबर ने अपनी हताशा की संतुष्टि करने के लिए लगभग 30,000 निर्दोषों की हत्या करवाई। इस प्रकार चित्तौड़ किला राजाओं के हाथ से निकल गया, लेकिन अकबर की इच्छा पूरी न हो सकी। न वो रानियों के टोले पर रुका, न ही राजाओं को अपने दरबार में झुका सका। इतनी निर्दयता करने वाला अकबर खुद को महान कैसे सिद्ध कर सकता है? महाराणा उदय सिंह ने सुंदर शहर उदयपुर का निर्माण करवाया। चित्तौड़ के छिन जाने का दुख तो बहुत हुआ, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एक बार तो महाराणा हताश होकर गुजरात के रावलकांठा जा पहुंचे। वहां भी उन्हें शांति नहीं मिली। रहने की जगह बदलने से शांति ना ही मिलती। सच तो ये है कि मन ही अशांत हो तो शांति कहीं भी मिल ही नहीं सकती। वे खुद अपनी कायरता की छवि से दुखी थे। अपना कुकृत्य खुद से ही नहीं छिपा पा रहे थे। उन्हें अपने मित्र वीर जयमल और पत्ता का बलिदान भी साल रहा था। चित्तौड़ के किले का जाना ऐसा लग रहा था कि मानो पूर्वजों की आन बान शान चली गई। महाराणा उदय सिंह फिर गोगुंदा आ पहुंचे। बाकी परिवार तो पहले ही गोगुंदा में रह रहा था। राणा प्रताप और उनकी रानी अजबांदे राजमाता जयवंती के साथ कहीं रह रहे थे। सब जगह से निराश होकर आए महाराणा उदय सिंह को गोगुंदा में ईश्वर ने खुशी का एक अवसर दिया। रानी अजबांदे ने पुत्र रत्न को जन्म दिया। राजमहल में आनंद की लहर दौड़ गई। महाराणा उदय सिंह की ही नहीं बल्कि सबकी उदासी उड़ गई। हर प्रकार से सभी खुशियां मनाने लगे। गाने बजाने तथा खाने पीने के कार्यक्रम हुए। उदासी का वातावरण दावतों और नृत्य गीतों में बदल गया। महाराणा उदय सिंह को पोते अमर सिंह के रूप में खिलौना प्राप्त हो गया। दादा को पोते में अपना भविष्य दिखाई देने लगा। लेकिन मानव स्वभाव की कमजोरी है कि किसी की खुशी देखकर ईर्ष्या की भावना जाग उठती है। यही परिपक्व होकर द्वेष में बदल जाती है। महिलाओं में तो ये भावना गहराई से भरी होती है। बुद्धिमान कहलाने वाले राजा महाराजा भी इसके शिकार हो जाते हैं। खुद रघुकुल के राजा दशरथ भी इसके शिकार हुए। उन्होंने प्रिय पुत्र श्री राम को भी वनवास दिया तथा अपने प्राण भी त्याग दिए। महाराणा उदय सिंह ने भी कई विवाह किए थे। बड़ी रानी जयवंती बाई को उचित सम्मान तथा प्रेम नहीं दिया, जबकि राणा प्रताप वीर और पराक्रमी थे। उन्होंने यौवन के प्रारंभ में ही आसपास के किलों पर विजय प्राप्त करके प्रशंसनीय कार्य किया था, लेकिन रानी सज्जी देवी का पुत्र शक्ति सिंह उनसे रूठकर बादशाह अकबर में जा मिला था। इसी के परिणाम स्वरूप अपने प्रसिद्ध चित्तौड़ किले को खोना पड़ा। अब एक अन्य रानी भटियानी ने अपना प्रेम जाल फैलाया। बेचारे महाराणा उदय सिंह जाल में फंस गए। रानी भटियानी अपने पुत्र जगमाल सिंह को युवराज बनाना चाहती थी। महाराणा से आग्रह करके प्रेमजाल में फंसाकर कहा, आपका बड़ा बेटा प्रताप तो भीलों के साथ जंगलों में भटकता फिरता है। आपके दुख के दिनों में भी वो आपके पास कब बैठा है? मेरा पुत्र जगमाल राजमहलों में रहता है। वो वीर है और जवान भी है और सुंदर भी है। आप उसे युवराज बना दें। वो अपने बाहुबल से मुगलों को पराजित करके चित्तौड़ भी वापस ले लेगा। महाराणा उदय सिंह प्रेम जाल में फंस चुके थे। उन्होंने बड़े पुत्र प्रताप के होते हुए जगमाल सिंह को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। फिर तो रानी की बांछें खिल गई। वो सपने देखने लगी। वो फूलकर कुप्पा हो गई। उसे लगा अब मेरा बेटा जगमाल महाराणा बनेगा। मैं तो अब राजमाता कहलाऊंगी। जगमाल को तो मैं जैसे चलाऊंगी वैसे ही चलेगा। मेरे आगे पीछे बाकी रानियां भी दासी की तरह घूमेंगी। भटियानी भविष्य के सपनों में खो गई थी। जगमाल कभी अपनी बुद्धि से काम नहीं लेता था। वास्तव में वो अपनी माता भटियानी के कहने में ही चलता था। सच तो ये है कि उसकी माता ने ही उसे अपंग बना दिया था। राणा प्रताप अपनी बुद्धि, समझ और विवेक से अपना कर्तव्य करते जा रहे थे। उदयपुर नगर के निर्माण में और सेना में राजपूतों की भर्ती करने में वे व्यस्त थे। उन्होंने इस बात का ना विरोध किया और ना ऐतराज किया कि जगमाल सिंह को उनके रहते हुए युवराज क्यों घोषित किया गया। वे तो उदयपुर को सुंदर बनाने में लगे हुए थे। लेकिन प्रत्येक कर्म का फल होता है। कर्म और फल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बुरे कर्म का फल अच्छा नहीं हो सकता। चित्तौड़ के किले के बाद कुंभलगढ़ भी शत्रुओं ने छीन लिया। जगमाल रण में कुछ भी न कर सका। कुंभलगढ़ से महाराणा उदय सिंह को बहुत प्रेम था। महाराणा के मन और शरीर पर दोनों गढ़ के जाने का भारी कुप्रभाव पड़ा। चिंता भाव में रहते रहते महाराणा को पक्षाघात हो गया। शरीर अपंग हो गया। अपने फैसलों पर ग्लानि का अनुभव करते करते वे बार बार पश्चाताप करते। उन्होंने अपने को क्षमा पाने योग्य भी नहीं समझा। अब राजा को बार बार बड़े बेटे प्रताप तथा रानी जयवंती के प्रति किए गए अन्यायपूर्ण व्यवहार की याद ही कष्ट देती जाती थी। जैसे राजा दशरथ के निधन का कारण रानी कैकेयी बनी थी, उसी प्रकार महाराणा उदय सिंह को रोगग्रस्त करने का कारण रानी भटियानी हो गई।
उनकी सांस घरघराहट के साथ कठिनाई से आ रहे थे। वे बोलने के लिए छटपटा रहे थे, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। बहुत देर बाद बहुत दम लगाकर वे बोल पाए, सामने आओ बेटा प्रताप। प्रताप उनके मुख के सामने आ गए, लेकिन फिर महाराणा का स्वर मौन हो गया। वे कुछ भी नहीं कह सके। मुंह से स्वर नहीं, सांस निकला और प्राण पखेरु उड़ गए, नेत्र खुले रह गए। राणा प्रताप बोले, पिताश्री कुछ तो बोलो। मैं आपके हर आदेश का पालन करूंगा। मैं पहले भी मेवाड़ के लिए तन मन से लगा रहा हूं। मैंने कभी सिंहासन का लोभ नहीं किया। आपके किसी भी फैसले का, किसी आदेश का पालन करने में आनाकानी नहीं की। आज मुझे पुकार कर आप खुद चले गए, लेकिन अब महाराणा उदय सिंह तन में ही नहीं थे तो प्रताप की भावभीनी वाणी कौन सुनता? बार बार आंखें खोलने का सविनय आग्रह कौन सुनता? 1572 ईस्वी की फरवरी मास की 24 तारीख थी। महाराणा उदय सिंह सब चिंताओं से मुक्त हो गए, परंतु पूरा मेवाड़ चिंताग्रस्त हो गया। सभी सामंत जुटे, आसपास के राजपूत राजा आए, विधिवत संस्कार किया गया। सभी ने श्रद्धांजलि दी। सभी का आकलन था, महाराणा ने अंतिम सांस में प्रताप का नाम लिया। वैसे भी प्रताप सबसे बड़े पुत्र हैं, इसलिए उनको महाराणा पद पर आसीन करके अभिषेक कर दिया जाए। तभी रानी भटियानी ने महाराणा के हस्ताक्षर वाला वसीयतनामा दिखलाया। सामंतों और सरदारों ने इस वसीयत को नहीं माना। बड़े दिल वाले राणा प्रताप सिंह ने अपनी उदारता और पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए खुद छोटे भाई जगमाल को राजतिलक करके सिंहासन पर बिठाया। पिता की चिता को अग्नि समर्पित करने का तो कर्तव्य प्रताप पूरा कर चुके थे, इसलिए जन जन में राणा प्रताप की महानता का यश तेजी से फैल गया। गली गली और घर घर में प्रताप की उदारता की चर्चा चलने लगी। जो भी सुनता वही राणा प्रताप को सच्चा महाराणा मानकर श्रद्धा से शीश झुका देता। इस तरह जनसाधारण के मन में प्रताप की श्रद्धामयी प्रतिमा का प्रवेश हो गया। उनकी महानता से सभी प्रभावित थे। राणा प्रताप पिताश्री के लिए प्रार्थना कर रहे थे। पिता महाराणा उदय सिंह की अंत्येष्टि का प्रबंध कर रहे थे। राजपूताने के मित्र राजा दुखद समाचार पाकर महाराणा के अंतिम दर्शन के लिए पधार रहे थे। गोगुंदा के पास ही बड़े ताल के तट पर चंदन की लकड़ी से चिता तैयार की गई। सभी रानियों ने विधवाओं के वस्त्र धारण कर लिए थे। महारानी जयवंती बाई से पोता अमर सिंह लिपटकर रो रहा था। ये दादाजी को क्या हो गया, ऐसा कहकर गला फाड़कर रुदन कर रहा था। होली दहन की तैयारी अचानक महाराणा की चिता के दाह संस्कार में बदल गई थी। दूर दूर के राजा तथा वनवासी जन अंतिम दर्शन के लिए एकत्र हो रहे थे। राठौड़ वंशी चंद्रसेन राजा अपनी पुरानी शत्रुता त्याग कर महाराणा को सम्मान प्रदान करने आए थे। पाली नरेश अखैराज तो सबसे पहले पहुंच गए थे, अपने संबंधी को आदर देने और अपनी छोटी बहन जयवंती को हिम्मत देने और अपने भांजे प्रताप सिंह को सहयोग देने। ग्वालियर नरेश राम सिंह से राणा उदय सिंह की गहरी मित्रता थी, इसलिए उनका पहुंचना तो स्वाभाविक ही था। झाला बिप्पा सिंह तो मृत्यु का समाचार पाकर सुध बुध ही खो बैठे थे। ऐसा ही हाल जोधपुर के राजा का भी था। यहाँ तक कि राणा के शुभचिंतक शेर खान और मोहम्मद पठान भी अंतिम यात्रा में सम्मिलित होने पहुंच गए थे। भील और मीणा और राजपूत प्रजा भी आंसू बहा रही थी। सिरोही के राजा मानसिंह तो महिलाओं के समान फूट फूट कर रोने लगे। अंतिम संस्कार की सभी रस्में पूर्ण होने पर पंडितों के मंत्रोच्चार के साथ शव को चंदन की चिता पर रखकर राणा प्रताप ने मुखाग्नि दी। समस्त उपस्थित जनों ने चिता की परिक्रमा की। चिता की अग्नि धू धू कर जलने लगी। सब नम आंखों से मौन रहकर अंतिम विदाई को अंतर मन में अनुभव करते रहे। दाह संस्कार के गहरे मौन में अचानक एक कानाफूसी की आहट हुई। सब लोग कुछ जानना चाहते थे, लेकिन कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। धीरे धीरे कानाफूसी में से संवाद प्रकट हुआ। फिर कोई पूछ ही बैठा, अरे भाई, ना तो शक्ति सिंह है और ना ही जगमाल है, ये क्या गोलमाल है। कुछ देर सभी एक दूसरे का मुंह चुपचाप देखते रहे। फिर किसी ने चुप्पी तोड़ी। जगमाल को महाराणा का मुकुट पहना दिया गया है, इसलिए वो अंतिम यात्रा में सम्मिलित नहीं हुआ। तब कोई और बोला, शक्ति सिंह तो पहले ही रूठ कर अकबर से जा मिला है, उसे तो अभी तक सूचना भी नहीं मिली होगी। किसी और ने यह भी बता दिया कि महाराणा ने वसीयत में जगमाल को महाराणा पद पहले ही सौंप दिया था। राणा प्रताप ने खुद ही जगमाल को सिंहासन पर बैठा दिया है। इतना सुनकर राजाओं और सभासदों में विद्रोह की भावना भड़क गई। सब प्रताप सिंह से पूछने लगे, ये परंपरा के विरुद्ध है, अन्याय है। जगमाल ना तो युद्ध नीति जानता है और ना ही राजनीति, पूरे मेवाड़ से भी परिचित नहीं है, वो राज्य कैसे संभालेगा। फिर राणा प्रताप ने पूरी विनम्रता से कहा, मैं आप सभी महानुभावों की भावनाओं का आदर करता हूँ, लेकिन मेरे पूज्य पिताजी ने अपने जीते जी भाई जगमाल को युवराज बना दिया था। वसीयत में महाराणा पद का उसे ही अधिकारी बनाया था। उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैंने खुद को सिंहासन से दूर रखा। झालौर के राव बोले, ये निर्णय न्यायपूर्ण नहीं।
हम में से किसी को भी ये स्वीकार नहीं। जानबूझकर राज्य की बागडोर नाकाबिल हाथों से सौंप देना कतई बुद्धिमानी नहीं है। महाराणा के द्वारा ये निर्णय किसी भारी दबाव में हुआ होगा। महाराणा पद प्रताप को ही दिया जाना उचित होगा। राणा प्रताप ने कहा, सूर्यवंश की तो ये परंपरा ही है। श्री रामचंद्र जी को वनवास और भरत को राजतिलक हुआ था। श्री राम ने सहर्ष स्वीकार किया था। मैं भी जगमाल की हर प्रकार से सुरक्षा करूंगा। मेवाड़ के प्रति अपने कर्तव्य को जीवन भर ईमानदारी से निभाऊंगा। जगमाल को महाराणा का पूर्ण सम्मान दूंगा। इस पर जगमाल सिंह के ससुर सिरोही के राजा मान सिंह ने कहा, जगमाल सिंह मेरे दामाद हैं। उनकी वीरता एवं योग्यता का हम सबको पता है। ये महाराणा पद के सम्मान के योग्य नहीं है। महाराणा पद पर बैठने के सच्चे अधिकारी प्रताप सिंह ही हैं। वे मेवाड़ की प्रजा के प्रेमी हैं, अद्वितीय योद्धा है तथा मेवाड़ की सुरक्षा करने में समर्थ हैं। राजा मानसिंह की बात सबने मान ली। राणा प्रताप को भी मानना पड़ा। अंत्येष्टि के बाद सभी मिलकर जगमाल सिंह के पास गए। निर्णय सुनकर जगमाल बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन सर्वसम्मति के सामने कोई कुछ भी नहीं कर पाया। मुकुट उतारकर सिंहासन छोड़कर निकलकर चला गया और फिर कभी नहीं लौटा। इस प्रकार समस्त सामंतों एवं बाकी संबंधी राजाओं के द्वारा प्रताप सिंह को महाराणा का मुकुट पहनाकर अभिषेक किया गया। पंडितों ने मंत्रोच्चार किया तथा आशीर्वाद दिया। उपस्थित राजाओं ने बधाई दी तथा जनता ने जय जयकार किया। अगले दिन होली का त्योहार था, इसलिए त्योहार की आन खोलने के लिए महाराणा प्रताप ने खुद पूजन करके उस सभागार में प्रवेश किया जिसमें राणा वंश के सभी महान राजाओं के चित्र सुसज्जित थे। महाराणा प्रताप ने उन सबका क्रम से तिलक और माला अर्पण और फिर चरण स्पर्श किया। इस पारंपरिक पूजन में महाराणा के साथ उनके सभी साथी मित्र, राजा और परिवारजन भी थे। बप्पा रावल के चित्र को महाराणा प्रताप ने सबसे पहले सम्मान दिया। उस गोहिल राजा के नाम से ही इस गहलोत वंश का शुभारंभ माना जाता है। फिर महाराणा मोकल और फिर महाराणा हम्मीर और फिर महाराणा लाखा और फिर महाराणा खेत सिंह और फिर महाराणा कुंभा और फिर महाराणा सांगा यानी संग्राम सिंह आदि सभी के श्रद्धापूर्वक दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर सारे मेवाड़ में होली का पर्व मना, रंग भी खेला गया। तभी से किसी बुजुर्ग के स्वर्गवास पर गुलाल एक दूसरे पर डालने की परंपरा आज तक चली आ रही है। इस अवसर पर महाराणा ने एक बड़ा निर्णय ये भी लिया कि गोगुंदा से हटाकर अपनी राजधानी कुंभलनेर यानी कुंभलगढ़ को बना लिया। कुंभलनेर में ही प्रताप का जन्म हुआ था, वहीं बचपन बीता और अब दोबारा कुंभलनेर को ही अपनी राजधानी बना लिया। चित्तौड़ तो उदय सिंह के समय ही हाथ से निकल चुका था। अकबर की क्रूर निगाहें मेवाड़ पर लगी थीं। खुद उनके भाई शक्ति सिंह और जगमाल भी अकबर की शरण में पहुंच गए थे। अकबर अपनी कूटनीतिक चालों से राजपूतों में फूट डालकर और लालच देकर बहका लेता था। हिंदू अपने शौर्य पराक्रम का आपस में लड़कर दुरुपयोग किया करते थे। वीरता में अभिमान तो कूट कूट कर भरा था, लेकिन राष्ट्रभक्ति नहीं थी। छोटे छोटे गांवों के जमींदार भी अपने को राजा ही समझते थे। विदेशी आक्रांताओं ने इस फूट का भरपूर लाभ उठाया। वीर और पराक्रमी होने पर भी दुष्ट मुगल लुटेरे उन्हें हराने में सफल रहे। आज के लिए महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा यही तक। मैं आपसे मिलूंगी कहानी के अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपकी स्टोरी दीदी और आप देख रहे हैं स्टोरी अनबॉक्सिंग, जो है आपका अपना यूट्यूब स्टोरी चैनल।